नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। खासकर इस बार अंबेडकर की विरासत को लेकर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी साफ देखने को मिल रही है। आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने इस बार खास अंक अंबेडकर पर निकाला है। उधर पटना में भी आज ही के दिन बीजेपी की रैली है। कांग्रेस पार्टी ने भी आज से ही देश भर में अंबेडकर को लेकर पूरे साल कार्यक्रम करने की बात कही है। तो क्या ये कहा जाए कि बीजेपी की रणनीति है अंबेडकर को दलित आइकन के फ्रेम से बाहर निकालने की? और अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो आखिर इतने सालों बाद अंबेडकर की याद क्यों आ गई है? ताजा राजनीति पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इस सब के अलावा इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 1932 के पूना पैक्ट की। क्या था ये पैक्ट? क्यों विरोधाभास था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच? क्यों किया था गांधी ने अनशन? और कैसी है फिलहाल देश भर में दलितों की स्थिति? हालांकि 1950 में जो है अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता जो है वो खत्म कर दी गई थी कानूनन, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद क्या वाकई अभी भी लोग अछूत कहे जाते हैं? और सामाजिक आर्थिक स्तर पर दलितों की स्थिति कैसी है? इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। समय कम है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि तमाम पहलुओं को छू सकें हम। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। दो जाने माने इतिहासकार हैं और इसके अलावा शेषाद्रिचारी हैं मेरे साथ, सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी के। जानी मानी इतिहासकार प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी मेरे साथ हैं, प्रोफेसर सलिल मिश्रा भी जल्द जुड़ जाएंगे, और साथ ही मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजकुमार जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दयाल सिंह कॉलेज में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शेषाद्रिचारी जी, आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं। ऑर्गेनाइजर का खास एडिशन अंक निकाला जाना अंबेडकर पर, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। आज ही के दिन पटना में रैली भी इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एक कोशिश ये देखी जा रही है कि अंबेडकर को सिर्फ दलितों का नेता न बताकर उन्हें एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, क्या ये भी आप भी यही मानते हैं कि वो एक राष्ट्रवादी थे बजाय इसके एक खास सेक्शन के नेता? नहीं, दो तीन बातें हैं। पहली बात, ये ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य का अंबेडकर पर विशेषांक ये पहली बार नहीं है। मैं 12 सालों तक ऑर्गेनाइजर का संपादक रहा और मैंने 3 विशेषांक निकाले हैं दलित इस विषय पर और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी पर भी। और मेरा इस विषय से ज़्यादा जुड़ाव इसीलिए भी है कि मैं आरएसएस के प्रचारक के नाते उसी कोंकण विभाग में था और महाड़ में था जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपना आंदोलन शुरू किया था चौदार में। और मैं महाराष्ट्र में प्रचारक होने के नाते अंबेडकर के वाङ्मय को मैंने मराठी में पढ़ा है और मराठी से अंग्रेजी करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मैंने बहुत बार निकाले हैं। पहली बात, इसलिए ये कोई पहली बार नहीं है। हाँ, एक टीवी माध्यम इन सभी चीजों के लिए पहली बार है। इसको नई नजर से इसलिए भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंबेडकर को सीधे सीधे जो दलित वोट है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। अभी बिहार में चुनाव है इस साल, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, कहीं ना कहीं नए सिरे से डिफाइन करने की जो कोशिश है। नहीं, देखिए, ये ऐसी क्षमता मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राजकीय दल में है, न बीजेपी में है, न कांग्रेस में है, न कम्युनिस्ट पार्टी में है। अंबेडकर का जो इमेज है वो दलितों के मसीहा थे और उनका इमेज वैसा ही रहेगा। उनके बाद अभी तक दलित समाज के लिए इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा वैचारिक नेता, और जिसने एक आंदोलन को सही रास्ते पर चलाया, इस अधिष्ठान को लेकर चलाया और धार्मिक अधिष्ठान को लेकर चलाया, ऐसा नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इसलिए अंबेडकर का एक इमेज जो बन चुका है उसको दूसरा इमेज में परिवर्तित करना असंभव है। और वोट से जोड़े या नहीं? दूसरी बात, जहां आपने कहा कि उनको एक राष्ट्रवादी नेता प्रकाशित करना, वो राष्ट्रवादी नेता ही थे, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। उनके विचार राष्ट्रवादी ही थे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अलग विषय है, वो तो सभी लोगों के बीच में था। उन दिनों में बहुत से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। गांधी और नेहरू के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। इसीलिए अंबेडकर और गांधी और अंबेडकर और सावरकर के बीच में अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अंबेडकर को ये कहना कि ये दलित नेता थे और अब भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रीय नेता बना रही है, इट्स एन इंसल्ट टू अंबेडकर। लेकिन अंबेडकर को दलित नेता मत कहिए, वो राष्ट्रीय नेता थे। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हेडगेवार और सावरकर उन सब की जो आइडियोलॉजी थी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से काफी हद तक मेल खाती थी अंबेडकर की आइडियोलॉजी। क्या कहना सही है ये? देखिए, एक आइडियोलॉजिकल प्रोग्रेस को अगर आप देखेंगे 1902 1903 के बाद काफी परिवर्तन हुआ। 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ। उसके बाद 1920 में श्री अरबिंदो जी का निधन हुआ।
1902 से 1920 का एक कालखंड अलग था, जहां पर बहुत बड़े नेता के नाते लोकमान्य तिलक उभरे थे। उसके बाद 1921-22 से लेकर आगे का समय जो था वो सावरकर अंबेडकर का समय था। उसी समय 1923-24 में कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना हो चुकी थी। ये सब जो परिप्रेक्ष्य है, हमें उस परिप्रेक्ष्य में अंबेडकर, सावरकर, गांधी, इन सभी के विचारों को देखना पड़ेगा। और यही कालखंड था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का भी, जिन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना की। अंबेडकर के विचार, गांधी के विचार और डॉक्टर हेडगेवार के विचार और टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट सावरकर के विचार, इन सभी में रास्ते अलग अलग थे, परंतु उन सबका जो मकसद था एक ही था। जी, ठीक है। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, ये बताइए कि फिलहाल क्या हर्ज है अगर बीजेपी फिर से जिंदा करना चाहती है, अगर फिर से जो कॉन्शियसनेस है हमारी उसमें वापस लाना चाहती है अगर अंबेडकर को, तो उसमें हर्ज क्या है? क्योंकि प्रकाश अंबेडकर का ये कहना है कि इतने सारे सालों में कांग्रेस पार्टी ने कभी जो है वो उनकी किसी किताब को रिपब्लिश नहीं किया, उनकी जो भी राइटिंग्स हैं उनको कभी पब्लिक करने की कोशिश नहीं की, और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जो अंबेडकर की विचारधारा थी, जो उनका आइडिया ऑफ इंडिया था, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच सर्कुलेट किया जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि आज अंबेडकर जयंती है, हमें अंबेडकर के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब उनके ग्रैंडसन क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनके आइडिया पे तो बात करेंगे नहीं, उनका आज पॉलिटिकल मोटिव क्या है, वो अपने उनको आपस में राजनीतिक दलों को और लोगों को करते रहने दो। मैं एग्री करूंगी इनके साथ कि उनके जो वैचारिक जो पक्ष हैं उसके ऊपर हम फोकस करें। मुझे नहीं मालूम कि प्रकाश अंबेडकर आज ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप चलिए उनकी बात को छोड़ देते हैं। लेकिन और मैं ये भी नहीं मानती कि हिंदुस्तान में आज तक जो है अंबेडकर को नजरअंदाज कर दिया गया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब वही आर्गुमेंट में अगर हम लग जाए तो मैं वही कहानी बताऊंगी कि अंबेडकर को आफ्टर ऑल कांग्रेस ने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाए, उनका वो बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का वो बनाया, वो सब कहानी सबको मालूम है। अब उसके आर्गुमेंट कर सकते हैं, मैंने भी उनकी इंटरव्यू पढ़ी है। वो कहते हैं कि वो उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड तो इसलिए बनाया क्योंकि वो इतने ब्रिलियंट थे, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज थे कि उसके बगैर जैसे कोई और था ही नहीं। और जब डिफरेंसेस हैं तो कहते हैं कि वो उनको पसंद नहीं आते थे। तो ये आर्गुमेंट चलते रहते। हम कम्युनल अवार्ड पे बात करें, हम पॉलिसीज पे बात करें। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, उस पर हम फोकस करें। लेकिन चूंकि बार बार चर्चा इस बात पर हो रही है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से अंबेडकर को देख रही है और बीजेपी किस तरह से देख रही है। बीजेपी से जुड़े सारे सवाल मैंने उनसे पूछे, लेकिन एक अहम बात जरूर रह जाती है, वो ये आज का जो हेडगेवार और सावरकर से जो उनकी विचारधारा मिलती थी, क्या ये कहना ठीक है? नहीं, मैं नहीं मानती कि मिलती थी। मुझे लगता है कि अंबेडकर की विचारधारा महात्मा गांधी और कांग्रेस से भी नहीं मिलती थी और उनकी आरएसएस और हिंदू महासभा से भी नहीं मिलती थी। उनकी सोच बड़ी स्पेसिफिक थी। वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो उन्होंने बनाई थी, दलितों के जो आज दलित हम जो कहते हैं, उस वक्त बैकवर्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस हम कहते थे, उनके जो मुद्दे थे उसकी जो उनको समझ थी कि उनको किस तरह से एडवांस किया जाए। और उसमें एक चीज जो है उसको उससे वो कम नेशनलिस्ट नहीं बन जाते, पर जो सच्चाई है उसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि उनकी ये भी पॉलिसी रही कि अंग्रेजों के साथ मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा शेड्यूल कास्ट की बढ़ती के लिए। तो देखिए, इसी तरह से सैयद अहमद खान ने भी ये कहा था कि मुस्लिम्स की बढ़ती के लिए अंग्रेजों के साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि शेषाद्रीचारी जी ने भी कहा, अलग अलग उस वक्त लोग जो हैं, जैसे उनकी पॉलिटिकल समझ थी, अलग अलग रास्ते जो है ढूंढ रहे थे एडवांसमेंट के लिए देश की। पर एक था जिसमें एंटी ब्रिटिश पहलू जो था, जो फ्रीडम स्ट्रगल के कोर में थे, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसको और दूसरे जो थे उनका एंटी ब्रिटिश पहलू नहीं था। तो इससे कोई आज के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ कोई विलेन और हीरो नहीं बना रहे, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर सलीम मिश्रा, इतिहास के पन्ने थोड़ा पलटते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं, खासकर पूना पैक्ट जो है उसको लेकर लगातार चर्चा होती रही है और ये भी हुआ है कि आखिर पूना पैक्ट से दलितों का कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्यों डिफरेंसेस हुए गांधी के बीच और अंबेडकर के बीच। आप इसको किस तरह से देखते हैं?
नहीं, मैं बस दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये जो कि अभी मृदुला मुखर्जी ने भी कही कि गांधी और अंबेडकर को इसी तरह से समझना होगा आज के परिप्रेक्ष्य में कि दोनों अलग अलग रास्तों की वकालत करते थे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे लक्ष्य और उद्देश्य दोनों का एक ही था। और आज अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों में काफी हद तक दोनों एक ही लक्ष्य की तरफ अलग अलग रास्तों से जा रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जहां तक पूना पैक्ट का सवाल है, निश्चित रूप से गांधी और अंबेडकर के बीच में बहुत ही बुनियादी फर्क थे और वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके थे। अंबेडकर को उस समय लगता था कि अलग पृथक राजनीति करके जो चुनावी प्रक्रिया है वो दलितों के लिए बिल्कुल अलग करेंगे तो वो अपनी ज्यादा बेहतरी बढ़ती कर सकते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि इससे जो है जो सोशल अनटचेबल है वो पॉलिटिकल अनटचेबल भी हो जाएंगे और फिर जो अपर कास्ट हैं उनके ऊपर किसी तरह का मॉरल प्रेशर काम नहीं करेगा कि वो समाज की ओवरऑल बेहतरी के लिए काम करें। तो गांधी जी जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए दोनों के बीच में बहस हुई और अंत में जो पूना पैक्ट साइन किया गया उसमें यह माना गया कि जो दलित शेड्यूल कास्ट के लिए 71 से बढ़ा के 148 सीट्स कर दी जाएं, लेकिन जो बिल्कुल ही सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रक्रिया है उसको बदल के उसको खत्म करके और एक ज्वाइंट तरीके से उनका चुनाव हो। और मुझे लगता है कि यह पूना पैक्ट बहुत महत्वपूर्ण था और अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसका एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव रिजल्ट रहा है भारतीय राजनीति के लिए और हमारे समाज के लिए। आपको लगता है पॉजिटिव रहा है, लेकिन इसको दलित पर्सपेक्टिव से भी देखने की जरूरत है। आप अपनी बात छोटी सी एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी सलील मिश्रा की बात के साथ कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात इन्होंने कही, एक सिर्फ इतना सा समझाना चाहूंगी क्योंकि आज के हमारे दर्शक हैं उनको शायद समझ भी नहीं होगी इसकी, आज वो सिस्टम नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट का ये मतलब था कि कैंडिडेट भी शेड्यूल्ड कास्ट का होगा और जो इलेक्ट वोटर भी शेड्यूल कास्ट के होंगे। कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा, वोटर भी मुस्लिम होंगे, कैंडिडेट भी हिंदू मुस्लिम। इसका मतलब था एक टोटली फ्रैक्चर्ड पॉलिटी जहां एक दूसरे को पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत भी नहीं है। तो गांधी टोटल तो ये गांधी जी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि हम ड्योढ़ी सीटें देने को तैयार हैं, जितनी मर्जी रिजर्व करो सीट्स। रिजर्वेशन अलग चीज है और सेपरेट इलेक्टोरेट अलग चीज है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को उन्होंने माना, जो कि आज भी हम करते हैं, देश के अंदर ही एक देश बनाने जैसी बात हुई। वो अलग है। तो इसलिए ये और ये अंग्रेजों की चाल थी। देखिए ये डिमांड अंबेडकर का नहीं था, ये अंग्रेजों की चाल थी। कम्युनल अवार्ड उन्होंने दिया जिसमें शेड्यूल कास्ट को अलग करने की कोशिश की और गांधी जी ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे और अल्टीमेटली अंबेडकर की भी ग्रेटनेस है कि वो इस बात को मान गए। जी, अनशन के बाद हालांकि देशव्यापी जो है तमाम मूवमेंट जिसे कहना चाहिए उस तरह का चला और अनशन हुआ, उसके बाद ही हुआ। प्रोफेसर राजकुमार, ये दलित पर्सपेक्टिव से आप पूना पैक्ट को किस तरह से देखते हैं? एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो पूना पैक्ट के संदर्भ में हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात थी, ये गलत है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं था, ये स्पेशल इलेक्टोरेट्स था जो वहां से मिला था, जिसके अंदर ये भी एक जिक्र आया, शायद मैडम ने कहा कि भाई वहां पे एकदम अलग से कर देने की बात थी कि शेड्यूल कास्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट को वोट देगा। ये बात भी गलत है। शेड्यूल कास्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट को ही वोट नहीं देगा बल्कि शेड्यूल कास्ट जनरल को भी वोट देगा। वहां पे दो वोट्स के अधिकार मिले थे शेड्यूल कास्ट को। एक उसको अपने विद इन देमसेल्व्स एक कैंडिडेट चुनना था और एक जनरल कैंडिडेट चुनना था। इनफैक्ट वहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दो लोगों को चुना जाना था, एक जनरल को और एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को। लेकिन वोटर दलित होने थे। वोटर दलित होगा, सभी भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सारे लोग वोट्स देंगे, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग वोट देंगे। तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, सिंगल नहीं था वो। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं बल्कि स्पेशल इलेक्टोरेट्स नाम था उसका। दूसरी बात ये कि जो बात एकदम जिक्र आता है इस तरीके से कि सारे लोग वहीं पे लेके आए, अंबेडकर को लेके आए। कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके आए। 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो रहा था उस टाइम पे डॉक्टर अंबेडकर को चुनने के लिए बंगाल जाना पड़ा, जैसोर और खुलना जो जगह है वहां जाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा स्थान उनका खुद इस तरह के स्टेटमेंट दिए, खुद इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि उनको हमने दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद कर दें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने नहीं देंगे। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर अंबेडकर चुनकर आए थे वो पाकिस्तान में चली गई, डेस्पाइट कि वहां पे जो परसेंटेज
पॉपुलेशन था शेड्यूल कास्ट और रिजर्व कैटेगरी का, वो 50% के आसपास था। बाद में क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर बना कि डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेने के लिए कांग्रेस के ऊपर दबाव बना, अंग्रेजों ने दबाव बनाया, तब उनको बॉम्बे से स्पेशल कंसिडरेशन के साथ लिया गया। ये कोई अगर पीछे पलट के हम देखें, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट या जिसे आप स्पेशल इलेक्टोरेट कह रहे हैं, अगर वो होता तो क्या दलितों का ज्यादा फायदा होता, या जैसे प्रोफेसर मुखर्जी ये कह रही हैं कि वो देश को बांटने की तरफ निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने उसी टाइम पे इसको साइन करने के बाद कहा कि ये मॉन्यूमेंटल ब्लंडर हुआ है जिसको प्रेशर के अंदर किया गया है। क्योंकि अगर पिछले आप 32 के बाद से या 35 के बाद से ही देखें, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के जा रहे हैं लेजिस्लेचर्स के अंदर, वो शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, बल्कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेजॉरिटी में नहीं है, वो अपनी पसंद के कैंडिडेट्स को नहीं चुनवा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो लोग अपनी पार्टियों का ज्यादा ध्यान रखते हैं, दलितों के हित का उतना ध्यान नहीं रखते। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। वो अपने समाज की बात नहीं कह पाते हैं। और उसी का उदाहरण आप देखते हैं कि पीछे जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात हुई, तो एक शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट के द्वारा ही उस बिल को राज्यसभा लोकसभा में फाड़ दिया गया। तो क्या बेहतर रिप्रेजेंटेशन होता अगर सेपरेट या स्पेशल इलेक्टोरेट होता आज के दौर में? क्योंकि अंबेडकर को जिस तरह की फिक्र थी कि कहीं पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर ना हो जाएं दलित, या उस जब तक समाज उस आदर्श स्थिति में ना पहुंचे जब हर समुदाय एक दूसरे के लिए वोट कर सके सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे किया जाना चाहिए। यहाँ पे जातिवाद इतना ज्यादा है कि आप जिस बात को कहा जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल सोशल अनटचेबिलिटी तो थी ही, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी भी हो जाती। अगर 365 दिन में से 5 साल में से अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे लगभग 2000 दिन किसी तरह का कोई आपका संबंध नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें कौन सी आफत आने वाली है। नहीं, देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाएं, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। नहीं, वो अपने आप में बहुत अहम सवाल है। सवाल वो नहीं है। देखिए, हम अभी पूना पैक्ट की चर्चा एक ऐसे समय पर कर रहे हैं, करीब 80-90 साल के बाद इस विषय का चर्चा कर रहे हैं। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय जिसको हम आज बहुत आसानी से दलित कंसोलिडेशन, बड़ी आसानी से हम ये शब्द कहते हैं, लोग समझ भी जाते हैं। उस समय दलित कंसोलिडेशन का मामला ये नहीं था। उस समय अंबेडकर जी का आप जीवनी देखेंगे तो उनका जो बैकग्राउंड था वो महाराष्ट्र था, फिर वो महार का एक बैकग्राउंड था, उसमें चर्मकारों का अलग था, कुणबी का अलग था, बाकी अनेक जो कास्ट थे वो सबके अलग अलग थे। उसी में एक जो सबसे बड़ा अन्याय और अत्याचार उन पर उस समय हो रहा था हिंदू समाज की तरफ से, वो जो ब्राह्मण समाज जिसको हम आज कहते हैं, उनमें से कम आधा डजन से भी ज्यादा लोग उनके साथ थे, अंबेडकर जी के साथ थे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सबसे पहला मनुस्मृति को बाबा साहेब अंबेडकर ने जलाया। नहीं, सबसे पहला मनुस्मृति जलाया सहस्त्रबुद्धे जी ने, जो ब्राह्मण थे महाड़ के। इस पे विवाद है, इस पे विवाद है, इस नाम पे विवाद है कि वो वास्तव में ब्राह्मण थे या वहाँ की जो ओबीसी कम्युनिटीज हैं। भैया, मैं महाराष्ट्र में 20 साल प्रचारक रहा हूँ, मैं कोंकण विभाग में प्रचारक रहा हूँ, मैं मराठी भाषा बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। मैं आपकी इसीलिए जहाँ तक मराठी और जाति के बारे में मैं जो कहता हूँ उस पर कृपा करके भरोसा करिए। अगर आपको इसके बारे में किताबें चाहिए तो मैं बीसी कांबले की किताब आपको दे सकता हूँ जो मराठी में। सवाल वो नहीं है। सवाल ये कह रहे हैं कि फायदा हुआ है नुकसान, आप ये जरूर सही कह रहे हैं कि हम 90 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्ट में हम देखें, क्योंकि जब जो फैसले हुए उसका असर आज देखने को मिल रहा है, आज हम असेस कर सकते हैं चीजों को, तो अगर बात ये हो रही है कि क्या ये दलितों के साथ इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे लगता है कि जिस विषय को लेकर गांधी जी को अनशन करना पड़ा और जिस विषय को अंबेडकर जी ने मान लिया था, उस विषय को लेकर मुझे लगता है कि इन अ फाइनल एनालिसिस जो हुआ वो सही हुआ। लेकिन उन्होंने कहा ये ब्लंडर है, दबाव के तहत उस समय कहा था, ब्लंडर तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, अनेक विषयों के बारे में ब्लंडर कहा था, गांधी जी ने कहा था। पार्टीशन को लेकर भी बहुत कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि आजादी जो मिली वो ब्लंडर था।
लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फिलहाल जो दलितों की ताजा सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, पूना पैक्ट के नजरिए से अगर उसे देखा जाए तो किस तरह से इसको एनालाइज किया जाए। मेरे सामने यहाँ पर कुछ डेटा है, वो ये मैं देखने की ये कोशिश कर रही हूँ कि आखिर कितना इंसाफ इतने सालों में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी गारंटीज होने के साथ साथ, रिजर्वेशन होने के साथ साथ, जो बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि शायद रिजर्वेशन समाज को बांट रहा है, बांटा है उसने। यहाँ पर लिटरेसी रेट का भी फर्क हम देखें 2011 का, तो भी जो है वो करीब करीब 9-10% का फर्क नजर आ रहा है जो दूसरे ग्रुप्स हैं और जो एससीज हैं उनको लेकर। इसके अलावा अगर जुडिशरी, कॉर्पोरेट और ग्रेड ए सर्विसेज में देखें तो पूरी तरीके से अपर कास्ट का डोमिनेशन है शिशा द्विचारी जी। और अगर जजेस का हम फिलहाल जिक्र करें तो 610 जजेस हैं वेरियस हाई कोर्ट्स में, जिसमें करीब 20 के आसपास जो हैं वो एससी एसटी बताए जाते हैं। 65% जो इंडियन कॉर्पोरेट बोर्ड मेंबर्स हैं, 4000 जो इंडियन फर्म्स हैं, वो पूरे तरीके से अपर कास्ट और खासकर जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनसे 65% जो है वो लोग हैं इन पूरे कॉर्पोरेट बोर्ड मेंबर्स में। सलील मिश्रा जी, इस सब के बावजूद जो डेटा मैं दे रही हूं, जो राजकुमार जी कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि ये ठीक ही हुआ कि सेपरेट या स्पेशल इलेक्टोरेट नहीं हमने अपनाया? हाँ, बिल्कुल ठीक हुआ, इसलिए कि देखिए मसला डेमोक्रेसी का है। हम एक बहुत बड़े सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि 60 साल में जो है वो प्रगति जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। लेकिन निश्चित रूप से सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो सिस्टम है वो हमारी इलेक्शन और हमारी डेमोक्रेसी के लिए घातक और गड़बड़ होता, विघटनकारी होता। वो हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर करता, उसको मजबूत नहीं करता। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं इसको ज्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। और तीसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो स्पेशल इलेक्टोरेट की बात हमारे साथी कर रहे थे वो पूना पैक्ट के तहत हुआ था। जो ओरिजिनल सिस्टम था कम्युनल अवार्ड में वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ही था, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट्स और वोटर्स सभी को पूरा बांटा जाना था और वो हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर करता। पूना पैक्ट के तहत उस सिस्टम को छोड़ के स्पेशल इलेक्टोरेट सिस्टम हुआ था जो कि उससे बेहतर था और मेरा मानना है कि वो ज्यादा बेहतर हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत नकारात्मक और बहुत घातक सिद्ध होते, मुझे उसमें कोई शक और शुभा नहीं है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि चूंकि पॉलिटिक्स में उतनी हिस्सेदारी नहीं है और इसका शायद रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है समाज में भी। जो डेटा आपके सामने अभी पढ़ के आंकड़े मैंने सुनाए हैं, शायद ये इस बात की नुमाइंदगी करता है। हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट से ज्यादा बेहतरी हो जाती? मैं क्वेश्चन करता हूं, मुझे पूरा इस पे शक है। ये मेरा मानना है कि हमारी तरक्की ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन उसकी हमको वजह तलाशनी होगी। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं था, उसकी बहुत सारी वजह हैं। जिस तरह का हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जितना ज्यादा सरकारों को पैसा लगाना चाहिए था इस इशू पर, जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उसकी ये सब वजह है, आधे अधूरे काम हुए हैं। उसकी वजह सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दूर हुए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात थी। क्या बीमारी की जड़ जहां हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वहां नहीं है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स या स्पेशल इलेक्टोरेट जो भी बात हो रही है, ये जातिवाद को समाप्त करने के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में सामने आया था। जाति के द्वारा जिन लोगों को दबाया गया है, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व समाज के या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं है, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन देने की वजह के इंस्ट्रूमेंट के रूप में सामने आया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बीमारी की दवाई दी गई, उस दवाई ने वास्तव में शेड्यूल ट्राइब्स को डिसफ्रेंचाइज कर दिया। वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव ही नहीं कर पाए। और इसको आप समझें कि डॉक्टर अंबेडकर तभी से विरोध करने लगे और सन 62 में आते आते या उससे पहले भी इन्होंने गिरफ्तारियां दी, आंदोलन चलाए कि इसको समाप्त किया जाए, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर को समाप्त किया जाए, पॉलिटिकल इसको समाप्त किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसको हर 10 साल में बढ़ाया जा रहा है, जबकि किसी भी शेड्यूल ट्राइब मूवमेंट की तरफ से या उस तरह के दलित ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको बढ़ाने की डिमांड नहीं की जाती है। लेकिन जो खत्म की जाए, उनको आज के दौर में जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में शेड्यूल ट्राइब्स के उचित प्रतिनिधित्व को नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, तो आपको लगता है कि कॉमन पब्लिक जो है, जो नॉन एससी लोग हैं, क्या वो इलेक्ट करने की फिलहाल हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कि अगर रिजर्व नहीं भी होंगी सीटें तब बड़ी तादाद में या बेहतर तादाद में रिप्रेजेंटेशन होगा? नहीं, इसको अगर खत्म किया जाता है तो आपको पूना पैक्ट से पहले की स्थिति में जाना पड़ेगा। आप इसको बिना एंश्योर के खत्म नहीं कर सकते। चलिए प्रोफेसर मुखर्जी, पूना पैक्ट लगता है कि यहाँ तो नहीं, कम से कम मामला सुलझ पाएगा। मैं आपसे आखिरी, मेरे पास 1 मिनट बचा है, मैं आती हूँ। ये बताइए कि फिलहाल पूना पैक्ट को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो जितना डिस्मल अभी देख रहे हैं हम, जो हालत है, उसकी बेहतरी के लिए क्या 3 महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए? पूना पैक्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मुझे लगता है
कि हमारे देश में जो एक एक्सक्लूसिव फोकस रहा है रिजर्वेशन के ऊपर, चाहे वो कैंडिडेट्स का हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे कहीं भी हो, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन रिजर्वेशन एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ अमिलरेशन, इससे बहुत नुकसान हुआ है। रिजर्वेशन एक स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा हो सकती है, पर वो पूरा नहीं हो सकती। अगर 100% हम देख रहे हैं तो आप 20% सोच सकते हैं कि रिजर्वेशन से फायदा होगा, पर बाकी जहां कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, जहां बेस्ट स्कूल्स मिलने चाहिए गांव में, जहां हर बच्चे को मिले और उसमें इंश्योर करे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, उनको पूरी से पूरी फैसिलिटीज मिले, स्कॉलरशिप्स मिले, कॉलेजेस में मिले। अगर ये काम हमने 50s में 60s में कर लिया होता तो आज ये आंकड़े हमारे सामने नहीं आते। मुझे लगता है कि नॉन टारगेटेड जो मेजर्स होते हैं, जो पूरे समाज को फायदा दिलाते हैं, वो भी हमें साथ में जोरों से अपनाने चाहिए। जहां हेल्थ का सवाल है, जहां कॉलेजेस में आपको एडमिशन का सवाल है, और एडमिशन तो हम दे देते हैं, पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम सॉल्व नहीं करते, वजीफे हम दे देते हैं। समय कम है डॉक्टर। तो ये मुझे लगता है कि, और दूसरे इकोनॉमिक इश्यूज तो एक तरफ रहे, और दूसरा मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी, और यहाँ पे मैं गांधी को वापस लाऊंगी, सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म हमने नहीं कोशिश की आजादी के बाद। जी देखिए, हमारे देश में कुछ शब्द जो हैं उनको लेकर बहुत बड़ी बड़ी विडंबनाएं पैदा हुई। एक है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एक है दलित इंस्टीट्यूशन। अभी दलित वाङ्मय, दलित साहित्य, ये साहित्य, कोई दलित साहित्य और ब्राह्मण साहित्य अलग होता है? सबसे बड़ा दलित साहित्य अगर माना जाए, दलित साहित्य अगर सबसे बड़ा दलित साहित्य माना जाए तो वो रामायण है, क्योंकि ब्राह्मण ने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। तो ये जो शब्द प्रयोग हैं, इस पर जाने के बजाय मुझे लगता है सोशल इंक्लूजन कैसे होगा, रिजर्वेशन सोशल इंक्लूजन के लिए इन सभी विषयों को, ये जो सामाजिक विषय है, इसको राजनीति से परे होकर देखने की आवश्यकता है। हम जब सामाजिक विषयों को राजनीतिक चश्मा के पहनकर देखेंगे तो हमें हर एक चीज में राजनीति दिखेगी, और फिर आप न कांग्रेस को ब्लेम कर सकते हैं, न कम्युनिस्टों को ब्लेम कर सकते हैं, न बीजेपी को ब्लेम कर सकते हैं। इन सभी लोगों का नजरिया अपने अपने पार्टी के दृष्टिकोण से ही होगा। और इसमें जो लोग होते हैं, अभी हिस्टोरियंस में भी बढ़ने लग गए। हिस्टोरियन में कम्युनिस्ट हिस्टोरियन अलग, क्या कम्युनल हिस्टोरियन अलग, यानी ये जो बंटवारा होता है समाज का, वो गलत होता है। इसीलिए हाँ, मैं एक बात पर मानता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्वयं कहा था, शेड्यूल कास्ट नाम का कोई कास्ट नहीं था 1935 में। ये कुछ कास्ट को जब हमने शेड्यूल में डाला कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो शेड्यूल कास्ट बन गए। परंतु बाबा साहब ने कहा कि ये लिस्ट मुझे 10 साल में खत्म करना चाहिए। ये स्वयं बाबा साहब ने कहा। हमेशा के लिए नहीं था रिजर्वेशन, हमेशा के लिए नहीं था रिजर्वेशन, हमेशा के लिए राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं था, जिसमें विधायक और एमपी चुने जाते हैं। लेकिन जिस रिजर्वेशन जो पूना पैक्ट का हिस्सा है, पार्ट बी, जो शिक्षा में और सर्विसेज में रिजर्वेशन है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है जब तक कि जातिवाद खत्म नहीं होता, जब तक उनको जाति के नाम पे सताना बंद नहीं किया जाता। लेकिन रिजर्वेशन की डिमांड, जैसे कि हमारे साथी कह रही थी कि रिजर्वेशन की डिमांड अंबेडकर या दलित मूवमेंट की तरफ से नहीं आई है। रिजर्वेशन तो पूना पैक्ट के द्वारा उनके ऊपर थोपा गया है। ये एक अलग तरह की सिचुएशन है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रोफेसर सलील मिश्रा, बल 3 आखिरी शब्दों में कहिए कि किस तरह से बेहतर किया जाए। आपने बताया कि रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है, वहां पर कहीं ना कहीं जो जड़ है वो वहां है, पूना पैक्ट में नहीं है। कौन सी 3 महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए? खासकर बीजेपी के नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हुए हैं। अब जो प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी ने कहा, उस पर मुझे बिल्कुल खुद जोड़ने की जरूरत नहीं है। शिक्षा और हेल्थ अगर ये समाज के नीचे के तबकों के लिए बेहतर तरीके से उपलब्ध करा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर परिणाम उसके अभी भी हो जाएगा, तो 20 और 25 साल में आ जाएंगे। इसलिए उसी से हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और हमारे समाज का विकास होगा। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रिजर्वेशन जो है वो आप बिल्कुल 10-15% से ज्यादा का मसला नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप को करने से रोका किसने है? यही बात को लेकर अम्बेडकर जी ने शिक्षण प्रसारक मंडल शुरू किया था, शिक्षण प्रचार करने के लिए। मुझे कार्यक्रम समाप्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया शेषाद्रिचारी जी आपका, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, राजकुमार जी और साथ ही प्रोफेसर सलील मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद थे। तो साफ तौर पर जो कहा जाता था, जब नया देश बन रहा था भारत और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उससे पहले कई लोगों को इस बात पे शक था कि भारत नाम का जो विचार है वो शायद बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और शायद इसीलिए भारत को माना जा रहा था कि कहीं ऑटोक्रेसी न बन जाए, थियोक्रेसी न बन जाए, यानी कि धर्म और राजनीति का पूरा मेल, लेकिन एक अच्छी डेमोक्रेसी बनता हुआ उभरता हुआ शायद अम्बेडकर के विचारों की वजह से फिलहाल भारत नजर आ रहा है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।